बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमने स्टार्ट करना है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का एक पार्ट आज हम करेंगे, एक पार्ट इंशाल्लाह कल लेक्चर में करके इस चैप्टर को मैं क्लोज करूंगा। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का माइनर सा इंट्रोडक्शन हमने किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जब फोर्थ स्टेप में हमने पढ़ा डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। उसमें माइनर सा इंट्रोडक्शन आ गया, इनकी डेफिनेशंस आई, दो तीन लाइंस में इनकी एक्सप्लेनेशन आई। तो यहाँ पर मजीद एग्जांपल्स के साथ और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के साथ इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। हमारे इस चैप्टर के आखिरी दो टॉपिक्स हैं। तो एल्गोरिथम, इसकी डेफिनेशन पहले मैं बता चुका हूं कि एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इफ फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। कि इसमें स्टेप्स होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अगर ये करें कि उसका सलूशन स्टेप फॉर्म में लिख दें कि स्टेप 1 में हमने ये काम करना है, स्टेप नंबर 2 में हमने ये काम करना है, स्टेप नंबर 3 में हमने ये काम करना है, तो फिर जब हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो चूंकि प्लानिंग तो सारी उसमें हो जाएगी, सोच समझ के बैठ कर, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। काफी टाइम निकाल के मैं बैठूंगा, मैं जितने भी स्टेप्स हैं उसके सोल्यूशन के वो लिखता जाऊंगा। ये एक तरह की प्लानिंग हो जाएगी। वो सारे स्टेप्स मैं लिखता जा रहा हूँ वन बाय वन। तो इसमें टाइम तो जाहिर बात है वेस्ट होगा। पूरी प्रॉपर एक प्लानिंग हो जाएगी अगर ये सारे स्टेप्स मैं लिख लूंगा कि पहले नंबर पे मैंने ये काम करना है, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम। तो उससे प्रॉब्लम का सलूशन बड़ा आसान हो जाता है। अगर हम ये सारे स्टेप फॉर्म में लिख लें, जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उसका जो भी सलूशन है हम स्टेप वाइज लिख दे, तरतीब से लगातार लिख दे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन देखते हैं। एल्गोरिथम is a finite set of steps का एक सेट है which if followed अगर हम इसे फॉलो करेंगे, इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। एल्गोरिथम एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स है, स्टेप्स का एक सेट है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो उससे हमें आउटपुट क्या मिलेगी, अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। हमारा कोई एक खास काम जो हम करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट होगा। अगर हम इन स्टेप्स में जो एक सीक्वेंस बनी हुई है उसको फॉलो करेंगे तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की, एल्गोरिथम मैंने बताया एक तरह की प्लानिंग हो रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक तरह की प्लानिंग हो रही है। अगर हमने किसी काम को, किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए प्लानिंग की ही नहीं है तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता, हमारा प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व नहीं हो सकता। मैं ये तो कह सकता हूँ प्लानिंग के बगैर हो सकता है कोई काम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो काम एफिशिएंटली कंप्लीट होगा। उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं कोई माइनर सी मिस्टेक रह जाए। तो एल्गोरिथम में जितने भी स्टेप्स लिखे जाते हैं, अगर इन स्टेप्स को हम तरतीब से फॉलो करते जाएंगे तो हमारा कोई भी पर्टिकुलर टास्क जो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं
वो अफेक्टिवली सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये और एल्गोरिथम बनाकर ये नहीं कि डायरेक्ट फ्लो चार्ट बन जाएगा। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन और आ रहा है, डेस्क चेकिंग। एल्गोरिथम बनाने के बाद हम उसकी डेस्क चेकिंग भी करते हैं। ये डेस्क चेकिंग क्या है? व्हाट इज डेस्क चेकिंग? एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स लिखने के बाद एल्गोरिथम को सैंपल डाटा देकर चेक करना, जो फार्मूले हमने बीच में लगाए हुए हैं उसको सैंपल डाटा देकर चेक करना कि क्या ये आउटपुट जनरेट करेगा या फार्मूले वगैरह जो हमने एल्गोरिथम के अंदर लिखे हैं ये एक्यूरेट लिखे हैं। अगर उस फार्मूले की हम मैनुअल कैलकुलेशन करें तो क्या आंसर हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आंसर हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आ रहा है तो इसका मतलब एल्गोरिथम बिल्कुल एक्यूरेट बन गया है। और अगर आंसर में फार्मूलों में कोई मिस्टेक्स हैं तो जब मैनुअली हम सैंपल डाटा देकर हम उसकी डेस्क चेकिंग कर रहे होंगे तो फौरन से हमें आउटपुट जो उसकी मैनुअली जनरेट होकर आएगी उससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो फौरन हम वो फार्मूले या जहां कहीं पर मिस्टेक होगी उसको करेक्शन उसकी कर लेंगे। तो जो भी काम किया जाता है उसकी एरर्स की डिटेक्शन एक तसल्ली लाजमी होती है। अब एल्गोरिथम बनाया तो एक दफा वेरिफिकेशन कर लें इसमें कोई एरर बाकी ना रहा हो। अगर हमने फ्लो चार्ट बनाया तो उसमें जो फार्मूले लगाए हुए हैं मैनुअली उसमें सैंपल डाटा देकर हम थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लें कि क्या ये फ्लो चार्ट हमारा ठीक से बना भी है या ठीक नहीं बना। तो डेस्क चेकिंग क्या है? एल्गोरिथम के स्टेप्स को वन बाय वन पढ़ना, चेक करना, तसल्ली से थारोली पढ़ना। अगर उसमें कोई गलती है उस गलती को रिमूव कर देना, ये अमल डेस्क चेकिंग कहलाएगा। डेस्क चेकिंग क्या है? एल्गोरिथम के जितने भी स्टेप्स हैं इन सब को पढ़ना, फिर सैंपल डाटा देकर एल्गोरिथम को चेक करना कि क्या वाकई ही इसमें जो फार्मूले लगे हुए हैं, जो भी प्रोसेसिंग का काम हमने किया हुआ है, जो भी इनपुट हम दे रहे हैं वो एक्यूरेटली हमने सारा कुछ दे चुके हैं, एक्यूरेसी से सारा काम हो गया है या उसमें कोई गलती बाकी रह गई है। ये अमल कहलाएगा डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स को थारोली चेक करना, सैंपल डाटा देकर उसकी वैलिडिटी को चेक करना कि ये ठीक बना है या गलत बना है। ये अमल कहलाएगा डेस्क चेकिंग। ये अमल कहलाएगा डेस्क चेकिंग। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? एक्सप्लेनेशन आएगी कि इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब अगर हम कटिंग कर देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेप 1 मैंने लिखा, उसमें कोई फार्मूला लगा a प्लस बी, फॉर एग्जांपल प्लस को काट के मैं माइनस करने की कोशिश करता हूं या प्लस को काट के मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाने की कोशिश करता हूं, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो बन सकता है। हो सकता है कि वो प्लस का सिंबल जब मैं उसको इस तरह से काटूं, मल्टीप्लाई का सिंबल बनाना है मैं इस तरह से काट दूं तो समझ ही ना आए ये प्लस हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो अगर हमने चेनिंग करनी भी है तो काट कर ओवर राइटिंग वाला काम ना करें। क्यों? ओवर राइटिंग से कंफ्यूजन बन सकती है, ओवर राइटिंग से कंफ्यूजन बन सकती है। इसीलिए ये कहा जाएगा कि एल्गोरिथम के जितने भी स्टेप्स हम लिखेंगे वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। राइटिंग भी उसकी हम बिल्कुल क्लियरली लिखें और जितने भी स्टेप्स हैं इसमें एक और बात आएगी जो आपके सिलेबस में तो नहीं लिखी हुई, बीएसई की बुक्स के अंदर ये एक्सप्लेनेशन के अंदर कंप्लीट मेंशन्ड है कि एल्गोरिथम का जरूरी नहीं है कि हमने उसके जो स्टेप्स लिखने हैं वो सारे इंग्लिश में ही लिखें।
जिस लैंग्वेज में बंदा एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंग्लिश इतनी खास नहीं आती, तो अगर मैं इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूंगा, वो जो स्टेप्स हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने की मैं ट्राई करूंगा, तो हो सकता है कोई बात मैं एक्सप्लेन करने से रह जाऊं, मुझे लिखने ना आती हो, मैं छोड़ दूं कि बाद में ऐड कर दूंगा, इसका ये सेंटेंस मुझसे नहीं बन रहा, जो चीज़ मैंने लिख दी है ये सही समझ नहीं आ रही, तो मैं उसको स्किप कर दूं, बाद में मुझे याद ही ना रहे। तो अगर मैं समझता हूं कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, मैं क्लियरली अपनी जो बात मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो मैं इंग्लिश में नहीं लिख सकता, तो फिर मैं क्या करूं? उर्दू तो आती है, उर्दू में तो हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, हर चीज़ को अपनी वर्डिंग में मैं आसानी से लिख सकता हूं। तो जो लैंग्वेज जो सबसे बेस्ट हमें आती है, जिस लैंग्वेज में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मैं पूरी बात अपनी एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा, उसमें बेशक एल्गोरिथम ना लिखे, स्टेप्स लिख दें, ये एक तरह की प्लानिंग हो रही है, और प्लानिंग बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए। प्लानिंग में ही मिस्टेक्स होंगी तो आगे कोडिंग में भी मिस्टेक्स होंगी। अगर एल्गोरिथम में हम कोई स्टेप लिखना भूल गए, तो जब हम उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फ्लो चार्ट भी गलत हो जाएगा। फिर हम फ्लो चार्ट से बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जितनी भी है वो सारी फ्लो चार्ट को देखकर आगे कंप्यूटर में कोडिंग की जाती है। तो एल्गोरिथम गलत हुआ, उससे फ्लो चार्ट गलत हुआ, फ्लो चार्ट गलत होगा तो उससे हमारी कोडिंग भी गलत हो जाएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए, इसका हर स्टेप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने से क्या हो रहा कि जितने भी स्टेप्स हैं, एक तो उसमें कोई कटिंग वगैरह हमने ना की हुई हो, ऐसी कटिंग जिससे कंफ्यूजन बन सकती हो। फिर सेकंड बात मैंने बताई कि जो लैंग्वेज जिसमें हम ये समझते हैं कि कंफ्यूजन हो सकती है, हम स्टेटमेंट पूरी नहीं लिख सकते, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ना लिखें, उर्दू में फ्लो चार्ट बना लें, उसके स्टेप जितने भी हैं वो सिंपल उर्दू में लिख लें, तो उससे हमारा एल्गोरिथम ज़्यादा इफेक्टिवली बनेगा। इसकी एक एग्जांपल जो मैंने दी थी कि स्टेप फॉर्म में कैसे होता है। स्टेप 1 जो काम हमने करना है वो इसके आगे लिख दे। नंबरिंग लाजमी है, एल्गोरिथम जब बनाना है तो उसमें जो सीक्वेंस देनी है उस सीक्वेंस में नंबरिंग लाजमी करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3, ताकि हमें पता चलता रहे पहले नंबर पे ये काम करना है, फिर ये काम, फिर हमने ये काम करना है, फिर हमने ये काम करना है। तो स्टेप 1 आगे लिख दें पहले नंबर पे ये काम, फिर स्टेप नंबर 2 उसके आगे लिख दें स्टेप 2 में ये काम करना है। फॉर एग्जांपल स्टेप 1 में मैं कह देता हूं कि इनपुट देनी है, उसके लिए वेरिएबल बनाना है, मार्क्स के लिए m वेरिएबल बनाना है। फिर स्टेप नंबर 2 पे प्रोसेसिंग में मैंने एक कंडीशन देनी है, उसमें ये लिखना है कि इफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, अगर मार्क्स 40 के बराबर या उससे ज्यादा है तो क्या करो, देन 30, लाइन नंबर 30 अलाउ, एल्स 40, नहीं तो लाइन नंबर 40 अला दो। अब स्टेप नंबर 3 30 लाइन नंबर पे लिखना है कि प्रिंट पास या कोई भी स्टेटमेंट जो हम इसमें कंडीशन के ट्रू होने पे चलाना चाह रहे हैं। 40 पे लिख दे स्टेप नंबर 4 में प्रिंट फेल, 50 पे लिख दे एंड के, यहाँ पर प्रोग्राम की स्टेटमेंट हमने खत्म करनी है। तो सिंपल फॉर्म में कोडिंग के जितने भी स्टेप्स हैं जो हम प्रोग्राम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं उसे सिंपल वर्डिंग में हम लिखते जाएं कि हमने ये काम करना है। अगर वेरिएबल 3 बनाने हैं तो पहले 3 वेरिएबल्स को मेंशन कर दें कि ये वेरिएबल्स हम बना रहे हैं, कंडीशन कौन सी लगानी है वो कंडीशन भी में मेंशन कर दें, कंडीशन के ट्रू होने पे स्टेटमेंट कौन सी चलानी है, किस लाइन पे चलानी है वो मेंशन कर दिया, कंडीशन के फॉल्स होने पे कौन सा लाइन नंबर एग्जीक्यूट करना है वो आपने मेंशन कर दिया, तो ये बन जाएगा एल्गोरिथम। अब इसकी एक मिसाल जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला टॉपिक पढ़ाते हुए उसमें दी थी, सिंपल कंप्यूटर से हटकर थोड़ी समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल ये जो हम डेली शाम को देखते हैं कि टीवी चैनल पे
मुख्तलिफ रेसिपीज वो बना रही होती है। रेसिपी बनाने के बाद बताते हैं शेफ कि हमने ये रेसिपी ऐसे बनाई, सबसे पहले ये काम किया। तो औरतें घर में बैठकर लिख रही होती है, तरतीब से लिख रही होती है। अगर तरतीब रिवर्स कर दे या उसमें कोई चेंजिंग हो जाए, एक मिसाल मैंने दी थी, चाय बनानी है, उसकी तरतीब क्या है कि एक केटल में दूध डालें या पानी स्टार्ट में डालकर फिर चीनी और पत्ती ऐड करें, ये मुख्तलिफ स्टेप्स है। अगर तरतीब को मैं उल्टा कर दूं, केटल उठाऊं, पहले ही उसमें चीनी और पत्ती डाल के चूल्हे पे रख दूं, अब सीक्वेंस से हट गया हूं, स्टेप जो तीसरे वाला था वो पहले पे आ गया या दूसरे वाला स्टेप पहले नंबर पे कर दिया, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, हमें आउटपुट ठीक से नहीं मिलेगी। और चीनी और पत्ती जो मैंने केटल में डालकर चूल्हे पे उसे केटल को रखा है और चूल्हा जो ही ऑन किया तो वो चीनी और पत्ती तो जल जाएगी। तो यही तरतीब यहाँ पर भी होगी कि जो स्टेप्स हैं सीक्वेंस से अगर हम उन्हें उनकी कोडिंग बनाएंगे, जनरेट करेंगे, तो प्रोग्राम हमारा बन जाएगा, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा, आसानी से एफिशिएंटली सॉल्व होगा। लेकिन अगर इन स्टेप्स को हम आगे पीछे कर देंगे तो इसका मतलब हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की। तो प्लानिंग के बगैर कोई काम इफेक्टिवली नहीं हो सकता। तो स्टेप्स की नंबरिंग देनी है और उनकी सीक्वेंस को हमने लाजमी फॉलो करना है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है एल्गोरिथम का। इसके बाद है फ्लो चार्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स में हमने यही पढ़ा था कि एल्गोरिथम बनाने के बाद उसे कन्वर्ट किया जाता है फ्लो चार्ट में। क्यों कन्वर्ट किया जाता है? ये ना नहीं है, ये स्टेप्स काफी नहीं है, फिर फ्लो चार्ट बनाना क्यों जरूरी है? अब इसमें एक कंफ्यूजन रह सकती है। ये तो बहुत सिंपल से स्टेप लिखे हुए हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है तो उसमें हमें नहीं पता चलेगा इनपुट किधर हो रही है, प्रोसेसिंग किधर हो रही है, आउटपुट कहाँ पे जनरेट हो रही है, उसमें तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे। फिर इसमें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इनपुट हो रही है, फिर नीचे जाकर अगर फिर कोई डाटा एंटर करना है, अगेन इनपुट दे रहे हैं, तो हम ये अगर सपोज कर लेते हैं स्टार्ट में इनपुट होगी तो फिर वो क्या होगी, उससे तो हमें एक तरह की कंफ्यूजन बन सकती है। तो एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्गोरिथम में कंफ्यूजन बन सकती है, हमें नहीं पता चलेगा प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रही है और इनपुट किधर है, आउटपुट किधर है, प्रोग्राम स्टार्ट किधर से हो रहा है। या फिर अगर इसके जो स्टेप्स हैं वो 2-3 पेजेस पे गए हुए हैं, वो पेजेस आपस में मिक्स हो जाते हैं, पेजेस पे नंबरिंग नहीं है, पेजेस पे हमने नंबरिंग नहीं की, वो पेजेस आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, एक पेज गायब हो गया, स्टेप्स की भी हमने नंबरिंग नहीं की, तो उसमें काफी सारी कंफ्यूजन बन सकती है। तो इस वजह से ये जो एल्गोरिथम है इसको लाजमी कन्वर्ट किया जाता है फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट क्या है? ये जितने एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं इन्हें तस्वीरी शक्ल दे देना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ an algorithm is called flowchart. Pictorial representation of an algorithm is called flowchart. एल्गोरिथम की तस्वीरी शक्ल, ये जो एल्गोरिथम के स्टेप्स हमने बनाए इन्हें एक तरह का मैप की फॉर्म में, एक तस्वीर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के अमल को हम कहते हैं कि ये हमने फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, फ्लो एंड चार्ट। फ्लो एंड चार्ट। चार्ट कह सकते हैं कोई पिक्टोरियल चीज जिसमें कोई डायग्राम सी बनी हुई है, वो चार्ट। फ्लो क्या है? इसमें फ्लो को भी दिखाया जा रहा है, इसमें फ्लो लाइंस यूज होंगी। फ्लो लाइंस कौन सी? डाउन एरो, अप एरो, राइट एरो एंड लेफ्ट एरो, ये फ्लो लाइंस है जो फ्लो को बता रही है कि पहले नंबर पे ये स्टेटमेंट है, फिर फ्लो लाइन अगर यहाँ से नीचे आ रही है फिर ये स्टेटमेंट है। अगर फ्लो लाइन यहाँ से इस साइड पे जा रही है इसका मतलब
ये स्टेटमेंट चलेगी, ये चलेगी, फिर नीचे वाली नहीं चलेगी, बल्कि फ्लो चेंज होकर इधर अगर कोई कंडीशन है तो वो चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इसके नीचे फ्लो लाइन यहाँ पे आ रही है, इधर एक स्टेटमेंट है, फिर नीचे एक कंडीशन आ रही है, कंडीशन के साथ ट्रू एंड फॉल्स लिखा हुआ है, एक फ्लो लाइन इस साइड पे जा रही है और एक फ्लो लाइन इस साइड पे आ रही है, इसके साथ भी स्टेटमेंट्स हैं। अब इससे क्या इंडिकेशन हमें मिलेगी कि पहले ये स्टेटमेंट चलेगी, फिर ये स्टेटमेंट चलेगी, फिर कंडीशन है चेक करेगी कि ये स्टेटमेंट चलानी है या ये वाली। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉर एग्जांपल इसी एक मिसाल को देखते हैं कि अगर नंबर इंटर होते हैं 40 के बराबर या उससे ज्यादा तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, और अगर नंबर इंटर 40 से कम होते हैं तो लाइन नंबर 40 पे यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी होगी फेल वाली वो चलेगी। अब ये डिसाइड कर रहा है यहाँ से जो ही कंडीशन को टेस्ट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो फ्लो इस साइड पे ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। फ्लो लाइंस हमें बता रही है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम का फ्लो चेंज हो जाएगा, प्रोग्राम की स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो चेंज हो जाएगा, वो ये वाली स्टेटमेंट चलाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये नीचे नहीं जा रहा फ्लो, बल्कि यहाँ से तो इसका फ्लो चेंज करके बता रहा है कि फॉल्स होने पे ये स्टेटमेंट चलाएगा, ये वाली स्किप कर देगा। तो फ्लो हमें बता रहा है कि स्टेटमेंट किस तरतीब से, किस सीक्वेंस से चलेगी। और चार्ट जब ये कंप्लीट बनेगा तो एक डायग्राम की जरूरत, एक पिक्टोरियल शक्ल इख्तियार कर लेगा, उसी को हम कहेंगे ये एक चार्ट बन गया। तो दो वर्ड से मिलकर बना है फ्लो एंड चार्ट से। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने लिखना है कि जिस तरह इसकी जो सिमिलरिटी दी गई है, एक कॉन्ट्रैक्टर है या कोई इंजीनियर कोई बिल्डिंग बना रहा है बहुत बड़ी, इंजीनियर खुद तो नहीं बनाएगा, उसका वो एक मैप सा शुरू में बनाता है। जब मैप बन जाता है तो फिर कंस्ट्रक्शन बहुत आसान हो जाती है। आजकल के तो मैप्स बनते हैं उनमें पूरी मेजरमेंट्स लिखी होती है कि ये कमरा यहाँ पे बनाना है, इतने बाय इतने का कमरा होगा, वॉशरूम इधर बनाना है, किचन इधर बनाना है, उसका पूरा साइज लिखा हुआ होगा। इवन आजकल के जो मैप्स बन रहे हैं उनमें डोर का भी लिखा होगा, डोर इतने साइज का है, फिर वो जितनी पैमाइश में जितना वो एंगल बनाकर खुलेगा वो भी लिखा हुआ है कि इस एरिया में फिर या कारपेट वगैरह अगर हमें डालनी है तो वो ऐड ना हो, या अगर कोई सोफा वगैरह रखना है तो जितना डोर खुलने का एरिया है उसमें सोफे का साइज इतना होना चाहिए कि वो उसको डिस्टर्ब ना करे। ये जो मॉडर्न बिल्डिंग प्लान्स बन रहे हैं उनमें ये सारी चीजें ऐड की जाती हैं। पर्दे कौन से होने चाहिए, किस कलर के होंगे, ये दीवार का कलर कैसा होगा, ये सारे आजकल के मॉडर्न जो कंप्यूटराइज मैप्स बन रहे हैं उनमें ये सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं। तो अगर मैप बना हुआ है तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन आसान इसलिए हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है, उसमें सारी मेजरमेंट्स ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं। तो फिर आगे सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही करनी है, आसानी से मेजर करके वो कंस्ट्रक्ट उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैप नहीं बना हुआ तो मैप के बगैर जब बिल्डिंग बनेगी, विदाउट प्लानिंग बनेगी, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट लाजमी रह जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें लाजमी होगा। तो इसी तरह वो सिमिलरिटी दे रहा है कि अगर सॉफ्टवेयर कोडिंग करने से पहले हम फ्लो चार्ट बना लेंगे तो फ्लो चार्ट में हर चीज पता होगी कि ये इनपुट है, ये वेरिएबल हम बना रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, इधर आउटपुट है, यहाँ पर कनेक्टर का सिंबल लगा है, यहाँ पर हमने फलां सिंबल, ये प्री डिफाइंड प्रोसेस है, उसके सिंबल के अंदर जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब इस पे ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुकी है और ये उसकी आउटपुट हमने यहाँ पर लिखी है। तो ये सारी चीजें जब क्लियरली बीच में लिखी हुई होंगी तो फिर प्रोग्राम की कोडिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो ये इन दोनों का इंट्रोडक्शन है। कल इंशाल्लाह फ्लो चार्ट का टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा, उसकी गाइडलाइंस, उसके सिंबल क्या होते हैं, कौन से सिंबल पे कौन सी चीज लिखी जाती है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच।